वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का। बुक का नाम है साइंस मिशन, चैप्टर नंबर है 4, जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स, यानी चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनसे स्टार्टिंग करने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भूल ही ना जाइएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हीट? हीट क्या होती है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक तरह की एनर्जी होती है। सेकेंड, विच ऑफ द टू हैज मोर हीट एनर्जी? ए चिल्ड बोतल ऑफ कोल्ड ड्रिंक और ए ग्लास ऑफ बॉइलिंग हॉट टी। तो कह रहा है कि भाई किसके पास ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी होगी? ए चिल्ड बोतल यानी ठंडे पानी की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, और दूसरा है एक ग्लास ऑफ बॉइलिंग, खोलता हुआ पानी जिसमें भरा हुआ है ग्लास में, वो। तो किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? आंसर, ए ग्लास ऑफ बॉइलिंग हॉट टी हैज मोर हीट एनर्जी। यानी कि खोलता हुआ पानी कहिए या टी कहिए, हॉट टी, ठीक है, हॉट टी बोला गया था, ठीक है। तो उबलती खोलती हुई गर्म का गर्म एक चाय भरी हुई है, तो उसके पास ज्यादा हीट है। टेम्परेचर ज्यादा तो हीट ज्यादा। चलिए नेक्स्ट, What makes you feel cold when ice melts on your palm? जब आप अपनी हथेली पर एक है ना बर्फा टुकड़ा रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद मेल्ट होने लगता है, मेल्टिंग होती है, उसकी पिघलने लगता है, ठीक है। तो आपको ठंडा क्यों लगता है? आंसर, When ice melt it absorb heat। जब आइस मेल्ट होती है तो ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, हीट एनर्जी को, है ना। फ्रॉम पाम, कहाँ से? पाम से, आपकी हथेली से। विच मेक्स अस फील कोल्ड, जिसकी वजह से हमें ठंडा लगता है। नेक्स्ट, What makes you feel hot when you hold a glass of hot tea in your hand? जब एक गर्म चाय का गिलास, है ना, गर्म चाय का गिलास है, उसको आप अपने हाथ से पकड़ते हैं, तो आपको क्या होता है? गर्म लगता है। ऐसा क्यों? आंसर, हीट एनर्जी मेक्स अस फील हॉट। हीट एनर्जी की वजह से हमें गर्म महसूस होता है। व्हेन वी होल्ड ए ग्लास ऑफ हॉट टी, जब हम एक, है ना, क्या करते हैं? होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं एक हॉट टी के गिलास को अपने हाथों में। नेक्स्ट, What determines that an object is hot or cold? ये कैसे पता चलेगा कि भाई कोई चीज हॉट है या कोल्ड है? किस तरह से अंदाजा लगा देते हैं हम, कैसे पता करते हैं? आंसर, हीट एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन इन अवर बॉडी। जो हीट एनर्जी होती है, ये हमारी बॉडी में एक सेंसेशन फील कराती है या प्रोड्यूस करती है, टू फील वेदर ए बॉडी इज कोल्ड, वार्म और हॉट, जिससे हमको ये पता चलता है कि बॉडी ठंडी है, वार्म है या हॉट है। नेक्स्ट, इन एक्टिविटी 1, तो बेटा ये बुक के रेफरेंस में बोल रहा है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो एक एक्टिविटी नंबर 1 है, जिसका डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कह रहा है, व्हेन यू प्लेस बोथ योर हैंड्स इन टैप वाटर, आपने दोनों हाथ टैप वाटर में डाले हुए हैं। यू फील कूल ऑन वन हैंड एंड हॉट ऑन अदर हैंड, दो बोथ द हैंड्स आर इन द सेम वाटर, व्हाई इज इट सो? ठीक है, तो देखो भाई, ये कोल्ड वाटर था, ये हॉट वाटर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने अपने दोनों हाथ, एक को हॉट में डाला हुआ था, एक को कोल्ड में, और बीच में रखा होता बेटा ये वाला क्या है? टैप वाटर। क्या है? टैप, नॉर्मल पानी है। तो आपने अपना गर्म वाला ये हाथ जो था, गर्म हो चुका होगा, जो ठंडा हो चुका होगा, इन दोनों हाथ को निकाल के इसको और इसको यहाँ पे रखा टैप वाटर में। अब आपको एक हाथ ठंडा लगेगा, एक गर्म लगेगा, क्यों? वाई? चलिए जानते हैं। Why is it so? तो ऐसा क्यों है, जबकि ये पानी तो आपने सेम में ही रखा है, दोनों हाथ, ठीक है। तो एक हाथ आपको ठंडा गर्म क्यों लग रहा है? चलिए जानते हैं। द सेंसेशन ऑफ टच इज रिलेटिव। वो कह रहा है सेंसेशन ऑफ टच जो होती है, यानी छू के सेंस करके हम जो चीजें बताते हैं, इट इज रिलेटिव, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में है ना। कोई चीज बड़ी है तो आप उसके रेस्पेक्ट में अपने आप छोटे हो जाओगे, हालांकि आपका साइज घटा बड़ा नहीं, लेकिन कोई चीज आपसे बड़ी आके आपके सामने आ जाए तो आपको लगेगा कि आप शायद छोटे हो गए हो, ठीक है, लेकिन आपका साइज वही है, ठीक है। तो ये रिलेटिव है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आप छोटे और बड़े हो सकते हैं। तो इसी तरह से कह रहा है कि सेंसेशन ऑफ टच जो है बेटा, ये रिलेटिव है। व्हेन यू पुट योर लेफ्ट हैंड इन टैप वाटर फ्रॉम आइस, जब आप अपना लेफ्ट हैंड जो है बेटा, ठीक है, लेफ्ट हैंड इन टैप वाटर, जब लेफ्ट हैंड अपन क्या करते हैं? टैप वाटर में रखते हैं, फ्रॉम आइस, कहाँ से? आइस से निकाल के। तो ये है भाई इसका लेफ्ट हैंड को, है ना, ठंडी ठंडी जगह से निकाल के टैप वाटर में आप जब रखते हैं, ठीक, तो क्या होता है? हाँ, कोल्ड वाटर, योर कोल्ड हैंड, आई फ्रॉम आइस कोल्ड वाटर, आइस वाले ठंडे पानी से, योर कोल्ड हैंड स्टार्ट गेनिंग हीट। अब ये तो ठंडा हो चुका था, लेकिन जैसे नॉर्मल वाटर में आया तो ये क्या करेगा? आपका हैंड हीट लेने लगेगा इससे, है ना, जो टैप वाटर है उससे हीट लेने लगेगा, गेन करने लगेगा।
फ्रॉम द टैप वाटर एंड यू स्टार्ट फीलिंग टैप वाटर टू बी वार्म, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद टैप वाटर गर्म था पहले से, है ना। सिमिलरली अब इसी तरीके से व्हेन यू पुट योर राइट हैंड इन द टैप, अब ये राइट हैंड रख दो चलो टैप वाटर में, तो ये क्या था, आपका हाथ गर्म हो चुका था गर्म पानी में होने के कारण। जैसे ही आप नॉर्मल पानी में रखेंगे तो आपको लगेगा अरे ये टैप वाटर तो ठंडा था, है ना। ठीक है, टैप वाटर फ्रॉम वार्म वाटर से योर हैंड स्टार्ट लूजिंग हीट, तो भाई गर्म पानी से जैसे निकाल के आप टैप वाटर में हैंड रखेंगे अपना, तो आपका हाथ गर्म हो चुका था, टैप वाटर कंपेरेटिवली ठंडा था, तो आपका हाथ हीट लूज करना शुरू कर देगा, किसको, टैप वाटर को, और आपको वो कूल लगेगा। टैप टू वाटर एंड यू स्टार्ट फीलिंग टैप वाटर टू बी कोल्ड, और आपको लगेगा कि टैप वाटर ठंडा है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म टेम्परेचर, आप टेम्परेचर से क्या समझते हैं। आंसर, द मेजर ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर, यानी कि हीट का जिस चीज से मेजरमेंट किया जाता है उस क्वांटिटी को, यूनिट को कहते हैं क्या, टेम्परेचर। नेक्स्ट, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स 2 के नाम से क्वेश्चन है, जानते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस विद विच वी मेजर द बॉडी टेम्परेचर, उस डिवाइस का नाम बताओ जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, अक्सर मेजर करते हैं। तो आंसर है बेटा थर्मोमीटर, तो सभी के घर में आजकल मिल जाता है आसानी से। नेक्स्ट, नेम द यूनिट इन विच टेम्परेचर इज कॉमनली मेजर्ड, ठीक है, तो आपको बताना है उस यूनिट इन विच टेम्परेचर इज कॉमनली मेजर्ड, उस यूनिट का नाम बताइए जिसमें टेम्परेचर को अक्सर हम नापते हैं। आंसर, डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड में हम इसको जनरली मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट मार्क विल द मर्करी स्टैंड इन सेल्सियस थर्मोमीटर व्हेन प्लेस्ड इन, अब कह रहा है एट व्हाट मार्क मतलब किस पॉइंट पे होगी, वैल्यू कितनी होगी। विल द मर्करी, किसकी, मर्करी की, स्टैंड इन सेल्सियस थर्मोमीटर, जब उसको सेंटीग्रेड वाले सेल्सियस थर्मोमीटर में रखा जाता है, व्हेन प्लेस्ड इन, और किस में रखा जाएगा, क्रश्ड आइस, यानी थर्मोमीटर को जब बर्फ के टुकड़ों में रख दिया जाए, पिसी हुई बर्फ में रख दिया जाए तो क्या होगा मार्क। और स्टीम ओवर, है ना, बॉइलिंग वाटर, ये बॉइलिंग है बेटा यहाँ पे, है ना, ये बिलिंग हो गया है, ठीक है, तो ये क्या है, BO कर लेंगे यहाँ पे, क्या ले आएंगे बेटा, बॉइलिंग वाटर, क्या हो जाएगा, बॉइलिंग वाटर हो जाएगा, है ना। तो इसको सही कर लीजिए, करेक्शन, बिलिंग नहीं है बेटा, ये बॉइलिंग है। चलिए, बॉइलिंग वाटर, तो वो कह रहा है कि भाई थर्मोमीटर की रीडिंग क्या होगी, वैल्यू क्या होगी जब उसको क्रश्ड आइस में रख दिया जाए और स्टीम ओवर बॉइलिंग वाटर के ऊपर रख दिया जाए। तो आंसर है बेटा, आप जानते हैं आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड, है ना, जनरली बात करें तो स्टीम का क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बनना स्टार्ट हो जाती है, दैट्स वाई 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ -40 टेम्परेचर, -40 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, चलिए जानते हैं। एट -40 टेम्परेचर ऑन बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल, तो चाहे -40 डिग्री टेम्परेचर को आप चाहे सेल्सियस में नापें चाहे फ़ारेनहाइट में नापें, दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो राइट आंसर बेटा 37, ह्यूमन बॉडी का, है ना, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या होता है ऑफ योर बॉडी आपके, व्हेन सफरिंग फ्रॉम फीवर, जब आपकी बॉडी बुखार से पीड़ित हो, बुखार में पड़ी हो, तो उस समय पे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, घटता है, बढ़ता है, डिक्रीज, इंक्रीज, ये बताना बेटा। आंसर, ड्यूरिंग फीवर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज हायर देन द नॉर्मल, यानी नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, तो कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लो फ़ारेनहाइट में और 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लो किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो चलिए, तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट और ये हो जाएगा 212 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मरकरी इन थर्मोमीटर, क्या कहते हैं, थर्मोमीटर में हम जो मरकरी यूज करते हैं, तो मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, कुछ उसके एडवांटेज हैं, कुछ फायदे हैं कि नहीं, तो वो बताइए, लिस्ट कीजिए, है ना, लिख दीजिए। आंसर, मरकरी इज लस्टर, मरकरी शाइनी होती है, सो इट इज क्लियरली विजिबल, तो आसानी से दिख जाती है, इन द थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर के अंदर। सेकेंड, इट टेक्स हीट क्विकली, ये जल्दी से गर्म होती है, ये भी फायदा है। इट शोज नियरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, सुनो ऐसा होता है कि यानी आपने टेम्परेचर 10 से 20 किया तो सपोज करो मरकरी 2 mm बढ़ी, आपने, है ना, 10 से 20 किया तो 2 mm, 20 से 30 करेंगे तो भी 2 mm, 30 से, है ना, तो इसका जो एक्सपेंड होने का रेट है वो लगभग यूनिफॉर्म है ना, उसको कहते हैं। नेक्स्ट, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज मच बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत कम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से काफी नीचे है, मतलब वहां तक का टेम्परेचर आप नाप सकते हैं।
इट फ्रीजेट एट अप्रोक्सीमेटली -39 डिग्री सेल्सियस, ये लगभग -39 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट फ्रीज हो जाती है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 डिग्री सेल्सियस है, तो यानी इतने टेम्परेचर तक इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। विच इज मच अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो हमें तो 100 डिग्री सेल्सियस तक का नापना था, तो इसका कोई भी नुकसान वहां पे नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, इट इज नॉन स्टिकी सो डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, ये नॉन स्टिकी आसानी से नहीं चिपकती है, तो थर्मामीटर की जो है ना कैपिलरी होती है, जो है ना उस जो ट्यूब होती है उसकी दीवारों से चिपकती नहीं है। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 3 के बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द 3 मेथड्स ऑफ हीट फ्लो, हीट फ्लो के 3 मेथड के बारे में बताइए, नाम बताने हैं। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, नंबर 3 रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट, हाउ डज हीट फ्लो थ्रू द सॉलिड्स, हीट फ्लो कैसे होता है सॉलिड में से। आंसर, हीट फ्लो थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन, किस माध्यम से होता है, कंडक्शन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट, लिस्ट सम प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, जो चीजें अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट की, उनका क्या यूज करते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में। तो चलिए जानते हैं। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स सिंस दे आर गुड कंडक्टर, यानी मेटल जो होती हैं वो अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट की, इसलिए उनके यूटेंसिल्स बर्तन बनाए जाते हैं, है ना, कंडक्टर ऑफ हीट। दे कंडक्ट हीट, है ना, यहाँ पे स्पेस आएगा बेटा, कंडक्ट और हीट के बीच में। दे कंडक्ट हीट फास्ट फ्रॉम द फ्लेम एट द बॉटम ऑफ द यूटेंसिल टू द मटेरियल बीइंग कुक्ड, यानी कि भाई जो बेसल है, यूटेंसिल है, उसके नीचे फ्लेम आग जल रही है, तो उस आग से हीट लेके पहले बर्तन का गर्म होगा, बर्तन गर्म होने के बाद जो उसमें खाना रखा होगा, आलू बालू जो भी रखा होगा वो गर्म होगा, तो यानी जल्दी से हीट को ट्रांसफर कर देती है। नेक्स्ट, कंडक्टर्स जो होते हैं वो आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं। मरकरी इज यूज इन थर्मोमीटर, मरकरी का इस्तेमाल थर्मोमीटर में किया जाता है, एज इट इज ए गुड एब्जॉर्बर एंड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये एक अच्छा एब्जॉर्बर सोख लेता है, एंड कंडक्टर होता है किसका, हीट का। नेक्स्ट, रेडिएटर्स इन ऑटोमोबाइल्स, जो रेडिएटर्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, हीटिंग कॉइल्स होती हैं गीजर में, एंड कूलिंग कॉइल्स होती है फ्रिजेज में या एंड एयर कंडीशनर में, एसी में, आर मेड फ्रॉम कॉपर मेटल, ये कॉपर की बनाई जाती हैं, क्यों, सिंस दे आर ट्रांसफर हीट रेडिली, आसानी से बहुत तेजी से ये हीट का ट्रांसफर कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंसुलेटर, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, एंड कंडक्टर्स ऑफ हीट, और कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होते हैं, यानी इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में बताना है आपको। चलिए जानते हैं। इंसुलेटर, द मटेरियल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है, तो वो मटेरियल जो हीट का कंडक्शन नहीं करते हैं, अपने अंदर से हीट को कंडक्ट होने नहीं देते हैं, उनको इंसुलेटर कहते हैं, किसका, हीट का। एग्जाम्पल जैसे वुड हो गई, एयर हो गई, एक्सेट्रा। वही कंडक्टर जब अपोजिट होते हैं इंसुलेटर का, द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट हीट, जो हीट का कंडक्शन नहीं करते हैं, थ्रू देम, अपने अंदर से नहीं होने देते हैं, आर कॉल्ड इंसुलेटर, उनको क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा, तो सब मेटल हैं। नेक्स्ट, लिस्ट एनी 3 यूजेस ऑफ इंसुलेटर इन अवर होम, 3 यूजेस लिख दीजिए इंसुलेटर के अपने घर में, ठीक है, जो होते हैं। अवर कुकिंग यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, घरों में है ना जो बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, हैव हैंडल्स मेड फ्रॉम बेकेलाइट, तो ये हैंडल्स जो होते हैं उसके बने होते हैं किसके, बेकेलाइट के बने होते हैं, जो कि एक प्लास्टिक है, इंसुलेटर है ना, बेकेलाइट, प्लास्टिक और वुड, टू सेव आवर हैंड फ्रॉम गेटिंग बर्न फ्रॉम हॉट यूटेंसिल, ताकि भाई हीट हैंडल उसके बनाएंगे तो क्या होगा, बर्तन गर्म रहेंगे लेकिन हैंडल गर्म नहीं रहेंगे, हमारे हाथों तक हीट नहीं पहुंचेगी, तो हमें गर्मी बर्न नहीं होंगे, जलेंगे नहीं हमारे हाथ, है ना। चलिए नेक्स्ट, वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, यानी कि हम ऊन वाले कपड़े पहनते हैं सर्दियों के दिनों में, ताकि हमारी बॉडी की हीट बाहर ना जा पाए और हम सर्दी से बच जाएं। नेक्स्ट, थर्मस इज यूज टू कीप द वाटर हॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम, थर्मस या थर्मोफ्लास्क जो होते हैं बेटा, वो गर्म पानी बोतल में भर के लेके जाते हैं ना, वो गरम गरम रहता है वो, है ना, वही वाली, तो उससे क्या होता है, पानी लंबे समय तक गर्म बना रहता है। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 4 के बारे में जानते हैं, क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन फ्लूइड्स, भाई ट्रांसफर ऑफ हीट तो होता है, लेकिन कन्वेक्शन के मीडियम से जो होता है वो केवल फ्लूइड्स में होता है, यानी लिक्विड और गैसेस में होता है, नॉट इन सॉलिड, सॉलिड में नहीं होता। व्हाई, क्यों ऐसा भाई, हाँ जानते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन takes place only in fluids because in fluids
द पार्टिकल्स दैट इज मॉलिक्यूल जिनको कह रहे हैं आर फ्री टू मूव, क्योंकि वो मूव करने के लिए, मोशन करने के लिए फ्री होते हैं, अबाउट विद इन ए मीडियम के अंदर, ठीक है। बट इट इज नॉट सो इन सॉलिड, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं तो यानी कि उनके मोशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल वेयर हीट इज ट्रांसमिटेड। एक एग्जाम्पल दिए जहां पे हीट ट्रांसमिट हो रही है थ्रू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन करंट इन वाटर, कन्वेक्शन करंट के थ्रू पानी में। आंसर, सी ब्रीज जो होती हैं और लैंड ब्रीज जो होती हैं, जिसको हम आगे भी डिटेल में देखने वाले हैं, इसमें ऐसा होता है। ये एक एग्जाम्पल है इसका। चलिए नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनको कंप्लीट करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, सी ब्रीज इज द विंड ब्लोइंग फ्रॉम। सी ब्रीज जो होती है बेटा कहां से कहां फ्लो करती है, तो वो सी से लेकर लैंड तक फ्लो करती है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में। इसका उल्टा देखते हैं अभी, द लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज क्या होती है, इज द विंड, ये वो हवा होती है, विंड होती है, ब्लोइंग फ्रॉम जो बह रही होती है कहां से, लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट टाइम। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम 5। चलिए जानते हैं क्या है, विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम बोनफायर टू योर बॉडी। वो कह रहा है कि भाई किस मोड से ट्रांसमिशन होता है, हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर, हीट फ्रॉम बोनाफायर, बोनफायर से आपकी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होती है। तो राइट आंसर है बेटा रेडिएशन के थ्रू। किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू ड्रॉ कर्टन्स ऑन द ग्लास पैनल विंडोज ड्यूरिंग हॉट समर नून एंड कीप द रूम डार्क। आप गर्मियों के दिनों में कर्टेंस, पर्दे वगैरह जो होते हैं खिड़कियों पे, विंडो वगैरह पे जो पड़े रहते हैं, उनको गिरा देते हैं और धूप को आने से रोकते हैं ना, समर गर्मियों के दिनों में, ठीक है, ताकि कमरा डार्क रहे, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं आप, चलिए जानते हैं। वी ड्रॉ कर्टेंस ऑन द ग्लास पैनल विंडोज ड्यूरिंग हॉट समर नून टू प्रिवेंट, क्यों करते हैं बेटा, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, हीट एंटरिंग इन द रूम, ताकि हीट कमरे के अंदर ना सके, बाय रेडिएशन, रेडिएशन के मीडियम से, एंड कीप द रूम डार्क, और उसको अंधेरे में रखते हैं, ठीक है। लाइट नहीं आनी चाहिए, गर्मी करेगी, एनर्जी, हीट एनर्जी जनरेट करेगी। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क का क्या यूज होता है। आंसर, ए थर्मस फ्लास्क इज यूज्ड टू कीप हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग कोल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। इसका काम है बेटा कि जो गर्म चीजें हैं उनको लंबे समय तक गर्म रखे, जो ठंडी चीजें हैं उनको लंबे समय तक ठंडा रखा जाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला, आई थिंक यस हियर इज एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन। कंडक्शन ऑफ हीट नहीं होता है किसमें, कॉपर में, वुड में, आयरन में, एल्यूमिनियम में, ठीक है। तो किसमें नहीं होता है भाई, आई थिंक वुड इज द राइट आंसर, यस। नेक्स्ट, हीट रेज फ्रॉम द सन रीच थ्रू। हीट जो रेज होती हैं फ्रॉम द सन, धूप है ना, सन से आने वाली, वो रीच थ्रू, वो कैसे पहुंचती हैं, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है बेटा रेडिएशन से। नेक्स्ट, ए लिक्विड विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज। एक लिक्विड, ठीक है, जो अच्छा कंडक्टर होता है किसका, हीट का, क्या कहते हैं उसको, वाटर, एल्कोहल, मरकरी, ऑयल। तो राइट आंसर है बेटा मरकरी। क्या है बेटा, मरकरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, आइस की जब मेल्टिंग हो रही होती है, इट्स टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है बेटा, जब वो पिघल रहा होता है उस समय पे रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहता है, नहीं बदलता है, इंक्रीजेस बढ़ जाता है, डिक्रीजेस घट जाता है, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है बेटा रिमेन्स कांस्टेंट। क्या है बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, द लॉस और गेन ऑफ हीट इज प्रिवेंटेड इन द थर्मस फ्लास्क बाय। हीट का लूज होना, गेन होना, यानी हीट ऐड होना, रिमूव होना, ये किस बात पे डिपेंड करता है, कौन रोकता है, रेडिएशन, है ना। यानी कि ये जो आपका थर्मस फ्लास्क है ये किस टाइप की हीट को रोकता है, रेडिएशन को, कन्वेक्शन को, कंडक्शन को, या सभी को। तो राइट आंसर बेटा ऑल ऑफ दिस। क्या है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, -40 डिग्री सेल्सियस, है ना, इज द सेम एज, -40 डिग्री सेल्सियस सेम है किसके, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 और 100 फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर है बेटा माइनस। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट रेडिएशन कैन पास थ्रू। हीट रेडिएशन पास हो सकता है किससे, वैक्यूम से, एयर से, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन से, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है बेटा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सिल्वर ग्लास सीट। सिल्वर ग्लास सीट मतलब, ठीक है, यानी चांदी की ग्लास सीट्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने रख दी गई है ना। विदाउट एयर इन बिटवीन, उनके बीच में एयर भी नहीं है। एंड सील्ड फ्रॉम ऑल साइड, और बाकी सब तरफ से बंद कर दी गई हैं। इंसुलेट्स ट्रांसफर ऑफ हीट बाय, तो ये कह रहा है कि
इंसुलेट, ट्रांसफर ऑफ हीट भाई, तो कैसे होगा ट्रांसफर ऑफ हीट? कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से, या ऑल ऑफ दीज? राइट आंसर है बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो, दो सिल्वर ग्लास शीट ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है, तो आपने कह रहे हैं कि यहाँ पे सिल्वर का पेंट कर दिया इनके पीछे, जैसे शीशे पे रहता है, मिरर पे रहता है, ये पैरेलल मान लीजिए, है ना, सीधी सीधी हैं, ठीक है। अब इन पे आपने रख दी हैं, ठीक है, तो अब कह रहा है कि भाई देखो इंसुलेट, तो रख दी हैं, यहां से ढक दिया, यहां से ढक दिया, बाकी सब तरफ से ढक दिया, तो यहां से जो रेडिएशन होगा यहां से टकरा के यहां, यहां से टकरा के यहां से टकरा के यहां जाएगा, ठीक है। तो हीट रेडिएशन कैसे हो रहा है? क्या हीट ट्रांसफर हो पाएगी? या हमने कहा है कि हमने उसको इंसुलेट कर दिया, तो क्या कंडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, यानी इंसुलेट है। कन्वेक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो इंसुलेट है। रेडिएशन हो पाएगा? नहीं, टकरा के वापस वहीं आ रही है, तो सभी तरह से इंसुलेटेड कर दिया, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। चलिए जानते हैं कॉलम ए और कॉलम बी के बारे में। तो सबसे पहले दिया है बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जो हीट ट्रांसफर होता है, तो बेटा कैसे होता है? तो ये होता है बेटा कंडक्शन के थ्रू। कहां पे है कंडक्शन? ये रहा कंडक्शन। चलिए कंडक्शन के थ्रू। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है पार्टिकल के मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है? ये है बेटा कन्वेक्शन। कहां है कन्वेक्शन? ये आइए आइए आइए, इस पे लास्ट में आके आ जाइए। चलिए, ट्रांसफर ऑफ हीट विथ विच डज नॉट नीड एनी मीडियम, जिसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो वो कौन सा होता है बेटा? वो होता है रेडिएशन। क्या होता है? रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट, डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस, है ना, से टेम्परेचर हम नापते हैं, कौन सी डिवाइस यूज करते हैं बेटा? ठीक है, तो इस केस में राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्लिनिकल थर्मोमीटर। कौन सा हो जाएगा? क्लिनिकल थर्मोमीटर। कहां है? ये है ना, क्लिनिक वाला थर्मोमीटर, ठीक है। और लास्ट है डिवाइस टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, यानी कोई चीज कितनी गर्म है ठंडी है उसको नापने की क्या करते हैं बेटा? उसको नापने के लिए करते हैं हम थर्मोमीटर का यूज। जो क्लिनिकल होता है वो केवल ह्यूमन बॉडी के रेंज का टेम्परेचर में ही बता पाता है। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड सॉल्यूशन देखते हैं। स्पेस डिवॉइड ऑफ एयर, यानी ऐसा स्पेस जहां पे एयर भी प्रेजेंट ना हो, तो क्या कहलाता है बेटा? वैक्यूम। चलिए, क्या कहलाता है? वैक्यूम। नेक्स्ट, सेकेंड, लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट। सबसे लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट क्या होता है भाई? तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ पे बॉइलिंग नहीं रहेगा बेटा, ठीक है। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या बॉइलिंग नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? मेल्टिंग। क्या रहेगा बेटा? मेल्टिंग, है ना। तो टाइपिंग, है ना, हम लोग ये जो टाइपिस्ट हैं कभी कभी उनसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जबकि अपर स्टैंडर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कहा जाता है। थर्ड, डिवाइस टू रिटेन हॉटनेस एंड कोल्डनेस फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। जो डिवाइस होती है रिटेन हॉटनेस, वो बहुत देर तक हॉटनेस, गर्मी बनाए रखती है, ठंडी बनाए रखती है, तो क्या होता है बेटा? थर्मस फ्लास्क। क्या होता है? थर्मस फ्लास्क। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई आर मड हाउसेज विद थैड्स रूफ रिमेन वार्म ड्यूरिंग विंटर एंड कूल ड्यूरिंग समर। तो यानी कि आपने देखा होगा पुराने समय में लोगों के मिट्टियों के घर होते थे, वो उसको लीप दिया करते थे, है ना। अब वो कह रहा है कि ऐसे जो मकान होते हैं, कमरे होते हैं, हाउसेज होते हैं, रिमेन वार्म ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के दिनों में गर्म बने रहते हैं अंदर से, और कूलिंग डियर, है ना, और क्या कहते हैं, गर्मियों के दिनों में ठंडे बने रहते हैं। ऐसा क्यों? जानते हैं। मड हाउसेज विद थैड्स रूफ आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट। इनमें हीट आर पार नहीं होती, हीट ट्रांसफर नहीं होती आसानी से। इन विंटर, तो सर्दियों में, दे डू नॉट अलाउ हीट, तो हीट को वो क्या करते हैं विंटर में, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देते, टू फ्लो आउट। एंड इन समर, और गर्मियों में, द हीट फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर की हीट, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ पाती, नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनसाइड, अंदर नहीं घुस पाती है। सो दे रिमेन वार्म ड्यूरिंग विंटर, इसे सर्दियों के दिनों में वार्म बने रहते हैं, और कूल ड्यूरिंग द समर, और गर्मियों में कूल बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, इन व्हाट वे सेल्सियस ग्रेजुएशन डिफर फ्रॉम फ़ारेनहाइट ग्रेजुएशन ऑन ए थर्मोमीटर। ठीक है, ग्रेड तो आपने सुना होगा, है ना। इन विच वे सेल्सियस, यानी सेल्सियस में जो हम टेम्परेचर नापते हैं, ग्रेड्स होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं फ़ारेनहाइट ग्रेजुएशन से। थर्मोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जानते हैं क्या है भाई। इन सेल्सियस ग्रेजुएशन 0 डिग्री सेल्सियस इज कंसिडर एज आइस पॉइंट, है ना। जहां सेल्सियस स्केल की बात करें तो वहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड को आइस पॉइंट माना जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस कंसिडर्ड एज बॉइलिंग पॉइंट, उसको बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है। किसका? वाटर का। फुल स्टॉप। द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, और इस स्केल को डिवाइड कर लेते हैं हम क्या? 100 बराबर बराबर हिस्सों में।
तो यानी कि मिनिमम पॉइंट हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट, जिसको 0 मान लेते हैं, और मैक्सिमम पॉइंट को 100 मान लेते हैं, और बाकी के जो बीच का एरिया है, बीच की लाइन है, उसको 100 छोटे छोटे बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। वाइल इन फ़ारेनहाइट ग्रेजुएशन में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज कंसिडर्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। 30 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम आइस पॉइंट मानते हैं, और 212 फ़ारेनहाइट को हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मानते हैं। किसका, वाटर का। ठीक। द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल डिवीजन, और ये किस में बटी होती है ना, ये कह रहा है कि 180 इक्वल डिविजन्स में ये बटी होती है। नेक्स्ट, हाउ डू वी हैव ग्रेजुएशन ऑन क्लिनिकल थर्मोमीटर फ्रॉम 34 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली। वो कह रहा है जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं, नंबरिंग होती है, वो 34 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, के बीच होती है जनरली। ठीक है भाई, ऐसा क्यों? क्या ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता? तो इवन तो 34 42 तक क्यों जनरली यही रेंज रखते हैं, ऐसा क्यों? तो जानते हैं। वी हैव ग्रेजुएशन ऑन क्लिनिकल थर्मोमीटर फ्रॉम 34 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली बिकॉज, क्योंकि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 होता है। ठीक है, तो 37 से थोड़ा ऊपर तक पॉइंट्स रखेंगे, थोड़ा सा नीचे तक रखेंगे, है ना। एंड abnormality द टेम्परेचर जनरली नॉट फॉल बिलो, और किसी भी abnormality के केस में, डिजीज के केस में, फीवर के केस में ये 34 से नीचे नहीं जाता है। ठीक है, और नॉट राइज अब, और 42 से ऊपर नहीं जाता, देखा गया है। ठीक है, तो यानी इसलिए हम केवल यही रेंज रखते हैं वहां पे। नेक्स्ट, What is the purpose of providing kink, that is constriction, in the capillary in clinical thermometer? तो कह रहा है कि इसका क्या पर्पज है कि हम किंक प्रोवाइड कराते हैं कैपिलरी इन द, जो कैपिलरी होती है, जो ट्यूब होती है, उसमें किंक प्रोवाइड कराते हैं, रेस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट प्रोवाइड करा देते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर में। ऐसा क्यों? द किंक दैट इज कॉन्स्ट्रिक्शन इज प्रोवाइडेड इन द कैपिलरी टुवर्ड्स द बल्ब, है ना, बल्ब की तरफ जो बल्ब होता है उसका पॉइंट होता है, वहां पे हम ये प्रोवाइड कराते हैं। दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मरकरी, ताकि मरकरी पीछे की तरफ ना आए, वापस ना आ जाए, इसलिए इनटू द बल्ब में ना आ जाए। सून आफ्टर इट इज रिमूव, जैसे इसको रिमूव किया जाता है। द पेशेंट्स बल्ब, यानी कि जब आप क्या करते हैं, किसी गर्म बॉडी के यानी ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो मरकरी एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड होती है। अब जैसे ही, है ना, जनरली डॉक्टर क्या बोलते हैं, माउथ में लगा लो, है ना, हैंड के नीचे दबा लो, ऐसे। तो यानी जैसे आप बॉडी से हटाएंगे तो मरकरी तो कूल डाउन होकर तुरंत नीचे भागेगी, तो तुरंत नीचे ना भागे, इसके लिए किंक ये रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है और डॉक्टर आसानी से उसको पढ़ पाएगा। दिस हेल्प्स इन गेटिंग द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और इससे एक्चुअल टेम्परेचर हम बॉडी का नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू वी प्रिफर टू यूज मरकरी थर्मोमीटर ओवर एल्कोहल थर्मोमीटर? हम मरकरी थर्मोमीटर को प्रीफर करते हैं, इसका ज्यादा यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू अल्कोहल थर्मोमीटर। अल्कोहल थर्मोमीटर को कम प्रीफर करते हैं, ऐसा क्यों? आंसर, बी प्रिफर मरकरी थर्मोमीटर ओवर अल्कोहल थर्मोमीटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। उसके ये कारण है क्या? नंबर 1, मरकरी इज लस्टर शाइनी। मरकरी क्या होती है? शाइनी होती है, चमकदार होती है, तो आसानी से दिख जाती है, जबकि अल्कोहल आसानी से नहीं दिखेगा। सो इट इज क्लियरली विजिबल इनसाइड द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के अंदर आसानी से दिख जाती है। इट टेक्स हीट क्विकली, ये हीट जल्दी एब्जॉर्ब करती है, तो इसकी रीडिंग भी जल्दी बढ़ेगी। इट शोज नियरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो इसके, है ना, जो एक्सपेंड होने की, कॉन्ट्रैक्ट होने की जो रेंज है, जो तरीका है, वो यूनिफॉर्म होता है। यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 1 mm बड़ी मान लिया, तो अगले 10 पे फिर 1 mm, अगले 10 पे फिर, ऐसे नहीं होगी, अगले बार पे गया, है ना, 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, समथिंग ऐसे। तो इस तरह से नहीं होता, अनयूनिफॉर्म एक्सपेंशन नहीं होते हैं। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज मच बिलो, इसका फ्रीजिंग पॉइंट मरकरी का बहुत बिलो होता है, तो यानी टेम्परेचर डाउन भी हो जाएगा तो जमेगी नहीं ये। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज मच अबव। ठीक है, अब बेटा सुनो, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट था, यहाँ पे हो जाएगा बेटा क्या? बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा फ्रीजिंग के बाद? बॉइलिंग। भाई दोनों सेम कैसे हो सकते हैं ना, तो क्या कर लेंगे इसको? इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग के लिए क्या कर लेंगे यहाँ पे? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलो, मच अबव, बहुत ज्यादा ऊपर होता है। नेक्स्ट, इट इज नॉन स्टिकी, ये चिपकती नहीं है। सो डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, जो कैपिलरी जो है वो ट्यूब है उसकी दीवारों से चिपकेगी भी नहीं। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन गिविंग एन एग्जांपल। कंडक्शन और कन्वेक्शन में अंतर बताइए और एग्जांपल भी दीजिए। आंसर, इन कंडक्शन हीट फ्लो टेक्स प्लेस ओनली व्हेन, यानी कि कंडक्शन में हीट फ्लो तभी होता है जब ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट ओनली, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में रहेंगे तभी कंडक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा।
इन कन्वेक्शन, जबकि कन्वेक्शन में देयर इज नो नीड टू बी इन कॉन्टैक्ट, कन्वेक्शन में दो चीजों का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो होने के लिए। ठीक, अब भाई देखो इसने कहा था गिविंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए, है ना। तो यहाँ पे लिखने से छूट गए तो आप कर लीजिएगा कि कंडक्शन में कैसे फ्लो होता है बेटा। हाँ, तो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। फ्लो ऑफ हीट आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, या पॉज करके आप धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कंडक्शन का एग्जांपल हो गया फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी टू थर्मोमीटर, ह्यूमन बॉडी के थर्मोमीटर कांटेक्ट में आता है, तो ये आप लिख लीजिए, है ना। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी टू थर्मोमीटर, तो ये हो गया आपका कंडक्शन। क्या हो गया बेटा, ये कंडक्शन हो गया। और दूसरा, अभी बात करें किसकी, कन्वेक्शन की। किसकी बात करें, कन्वेक्शन की। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, जब हम पानी को उबाल रहे होते हैं ना बेटा पैन में, है ना, पैन में उबाल रहे होते हैं उसको, तो मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आप देखिए आपके कांटेक्ट में जब गरम गरम हवाएं आती हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं कन्वेक्शन का एग्जाम्पल बॉइलिंग ऑफ वाटर। चलिए आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी वन प्रैक्टिकल यूज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन एयर। कह रहा है कन्वेक्शन करंट इन एयर, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाइए। चलिए लैंड ब्रिज के बारे में जानते हैं। देखिए क्या है, ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में, द लैंड कूल्स डाउन, तो जमीन होती है, वो धरती होती है बेटा अर्थ, वो ठंडी होती है, फास्टर, बहुत तेजी से, देन द वाटर, पानी के कंपैरिजन में, यानी पानी उतना ठंडा नहीं हो पाता है जितनी जमीन ठंडी हो चुकी होती है। सो द वार्म एयर अबव द सी, तो समुद्र के ऊपर जो गर्म एयर होती है राइजेस, वो भाई हल्की चीज ऊपर उठेगी तो राइज करती है, ऊपर उठती है। ठीक है, तो क्या होगा, अब द कूलर एंड डेंसर एयर अबव द लैंड फ्लोज टुवर्ड सी। तो कहने का मतलब है भाई देखो, ये एयर होती है गर्म, ये एयर होती है ठंडी, तो क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा वार्म एयर फ्रॉम द सी, सी की जो वार्म एयर है राइजेस ऊपर उठेगी, एंड कूलर एंड डेंसर एयर, ठीक है, अब द कूलर, कूलर एयर से ऊपर उठेगी, एंड डेंसर एयर, जो कूलर होगी वो डेंसर भी होगी। द लैंड फ्लोज टुवर्ड सी, ठीक है, अबव द लैंड, ठीक है, लैंड के ऊपर फ्लोज टुवर्ड द सी। तो भाई अब जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि लैंड ब्रिज और ये क्या होंगी, तो देखो भाई कोल्ड लैंड है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे आप समझिए, यानी कि एयर का फ्लो होगा, एक एयर हल्की है, ठीक है, एक एयर क्या है हल्की, तो हल्की वाली कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, हल्की वाली एयर कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। लैंड वाली जो एयर होगी वो ठंडी है, वो कहाँ आएगी, नीचे। तो यानी इस तरह से एक फ्लो हो जाता है, क्या हो जाता है, इस तरह से एक फ्लो हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हाँ, तो कह रहा है एंड रिप्लेस द हॉट एयर अबव द सी, और सी के ऊपर हॉट एयर को रिप्लेस कर देती है, यानी ये ऐसे साइकिल एक बनने लगती है। सच कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस द लैंड ब्रिज एट नाइट। ठीक है, अब वो कह रहा है ऐसा कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो जाता है लैंड ब्रिज एट नाइट, मतलब कहने का ये है, देखो बेटा, लैंड ब्रिज ड्यूरिंग नाइट, जब नाइट का समय होता है तो धरती ठंडी होती है, पानी के ऊपर की जो एयर है, पानी जो है वो कंपेरेटिवली गर्म होता है। ठीक है, तो उस समय पे क्या होता है कि भाई देखो कूल एयर आप जानते हैं सिंक करती है, यानी कूल एयर नीचे की तरफ मूव करती है और गर्म एयर ऊपर की तरफ मूव करती है, तो इससे एक फ्लो हो जाता है। ठीक है, देन द वाटर, ठीक है, वाटर से, सो द वार्म एयर अबव द सी, तो सन के मतलब सी के ऊपर जो वार्म एयर होती है राइजेस, ऊपर उठेगी, गर्म चीज हल्की होती है ऊपर उठती है। कूलर एंड डेंसर, ठीक है, और कह रहा है अब कोमा, दैट कूलर एंड डेंसर एयर अबव द, है ना, तो यहाँ पे कोमा लगा लेंगे, यहाँ पे क्या लगा लेंगे बेटा, कोमा, एंड द डेंसर एयर अबव द लैंड फ्लोज टुवर्ड द सी, तो भारी एयर जो होती है वो सी की तरफ भागने लगती है, एंड रिप्लेस द हॉट एयर, और गर्म एयर को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, सच कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूसेस द लैंड ब्रिज, और इस वजह से लैंड से और सी की तरफ एयर फ्लो करने लगती है, जिसको कहते हैं लैंड ब्रिज एट नाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गिव एनी 3 यूजेस ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के 3 यूज बताइए। नंबर 1, वी फील कूल अंडर शेड ड्यू टू द फैक्ट दैट रेडिएशन कैन नॉट पास थ्रू रेडिएशन। ठीक है, अब वो कह रहा है भाई देखो, वी फील कूल, हम ठंडा महसूस करते हैं, शेड किसी छत के नीचे, टीन शेड के नीचे, ड्यू टू द फैक्ट, किस फैक्ट के कारण, कि रेडिएशन कैन नॉट पास थ्रू, रेडिएशन नहीं गुजर सकता, थ्रू किससे, रेडिएशन से नहीं बेटा, शेड से, किससे, शेड के नीचे से होके, यानी शेड में आर पार होके नहीं गुजर सकता है, ये आपके ये सॉलिड, तो यहाँ रेडिएशन काट के शेड कर लेंगे। नेक्स्ट, पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन, पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस जो होती हैं वो ज्यादातर रिफ्लेक्ट कर देती हैं किसको, रेडिएशन को।
ठीक है, फॉलिंग ऑन देम, जो उन पे गिरता है मैक्सिमम को 80% 70% को रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती हैं। एंड कीप्स द कंटेंट कूल, और उसको कंटेंट को कूल रखती हैं। नेक्स्ट, बेस ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल, जो बर्तनों के नीचे वाला बॉटम होता है, तली होती है, बेस होता है, इज केप्ट डार्क, उसको डार्क रखा जाता है। शो दैट, ताकि दे एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट, ताकि वो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है बेटा वो ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, हीट रेडिएशन फ्रॉम द फ्लेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिव रीजन फॉर, ठीक है, 4A स्पेस है यहाँ पे, 4A आउटर वॉल्स ऑन द बिल्डिंग इन प्लेन्स आर पेंटेड व्हाइट। ठीक है, तो आपको मतलब रीजन बताना है क्या। पहला ए वाला पार्ट है, आउटर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो बाहर की दीवारें होती हैं इन प्लेन्स, प्लेन एरियाज में, आर पेंटेड व्हाइट, उनको व्हाइट पेंट करते हैं। ऐसा क्यों, जानते हैं। आउटर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग इन प्लेन्स आर पेंटेड व्हाइट, यानी नॉर्मल एरियाज में, प्लेन एरियाज में उनको व्हाइट पेंट करते हैं, बिकॉज व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट द रेडिएशन, तो सन का जो रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा। मोर एंड कीप्स द बिल्डिंग को, और बिल्डिंग को ठंडा रखेगा। ठीक, बी पार्ट है, रूफ टॉप्स इन हिल्स, जो पहाड़ होते हैं वहां पे जो रूफ टॉप होते हैं, ऊपर वाली जो छत होती है ना, इन हिल्स पहाड़ों पे, आर पेंटेड रेड, उसको रेड पेंट करते हैं, और ग्रीन है ना, और के बाद स्पेस है, रेड पेंट कर देते हैं या ग्रीन पेंट कर देते हैं, बट नॉट सिल्वरी व्हाइट, लेकिन चमकदार सिल्वरी कलर का व्हाइट नहीं करते हैं। क्यों, आंसर, रूफ टॉप्स इन हिल्स आर पेंटेड रेड और ग्रीन बिकॉज दीज कलर्स एब्जॉर्ब द रेडिएशन, ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। पहाड़ों पे तो भाई ठंडी होती होगी, गर्मी की जरूरत है ना उनको, है ना, तो ज्यादा रेडिएशन चाहिए तो एब्जॉर्ब करो रेडिएशन को। मोर एंड कीप द बिल्डिंग वार्म, और बिल्डिंग को वार्म रखा जाता है। वाइल सिल्वरी व्हाइट रिफ्लेक्ट, और सिल्वरी व्हाइट जबकि क्या कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो घर गर्म कहां से बने रहेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, सी पार्ट, यू कवर योर सेल्फ विद एन अम्ब्रेला, आपने अपने आप को एक अम्ब्रेला से कवर किया हुआ है। वाइल मूविंग आउट, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं। इन द सन, जबकि गर्मी धूप हो रही है। ड्यूरिंग नून इन समर, जब गर्मियों में धूप हो रही है, दोपहर के समय में धूप निकल रही है, तब क्यों करते हैं भाई आप, आंसर, वी कवर अवर सेल्फ विद एन अम्ब्रेला वाइल मूविंग आउट, हम अपने आप को अम्ब्रेला से कवर कर रहते हैं जब बाहर निकलते हैं धूप में। इंसान, टू प्रिवेंट फ्रॉम रेडिएशन, ताकि सन का रेडिएशन हम तक ना पहुंच पाए, हमें गर्मी ना लगे, है ना। चलिए नेक्स्ट, डी, वी कीप रूम हीटर्स ऑन द फ्लोर एंड एयर कंडीशनर नियर द रूफ, यानी कि जो रूम हीटर्स होते हैं उनको हम नीचे की तरफ लगाते हैं, और जो एसी होते हैं उनको ऊपर की तरफ, छत की तरफ लगाते हैं। ऐसा क्यों, आंसर, वी कीप रूम हीटर्स ऑन द फ्लोर, उनको कहाँ लगाते हैं रूम हीटर को, फ्लोर है ना, नीचे, बिकॉज हॉट एयर इज मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, क्योंकि जो हीटर की गरम गरम एयर होगी वो मूव करके ऊपर तो अपना भी चले जाने वाली, तो सब जगह फ्लो बना रहेगा। वाइल कूल एयर, जो ठंडी एयर होती है वो भारी होती है, डेंस होती है, जैसे कि एयर कंडीशनर में मूव फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, उसको ऊपर लगाते हैं, वो भारी होती है तो नीचे अपना आप मूव करती है। नेक्स्ट, ई, ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर आर पेंटेड ब्लैक, ऑटोमोबाइल के जो रेडिएटर होते हैं उनको ब्लैक कलर का पेंट किया जाता है उन पे, ऐसा क्यों, आंसर, ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स आर पेंटेड ब्लैक टू रेडिएट मोर हीट बिकॉज ब्लैक बॉडी इज गुड रेडिएटर ऑफ हीट। अब एक बात सुनो बेटा, ऑटोमोबाइल के जो रेडिएटर बेटा देखो, आपने ट्रक या ट्रैक्टर के बाहर देखा होगा जिसमें कभी कभी गाड़ी में वो क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वहां पे जाली जाली टाइप का कुछ ऐसा लगा होता है, ठीक है, तो वो होता है रेडिएटर, तो उसको ब्लैक कलर का पेंट करते हैं, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है ना, हीट एब्जॉर्ब तो करता है ज्यादा, लेकिन वो क्या करता है, उसका एमिशन भी करता है, रेडिएट भी करता है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में, इसलिए वो ब्लैक कलर का पेंट करे रहते हैं उस पर। नेक्स्ट, क्विल्ट हेल्प्स इन कीपिंग अस वार्म ड्यूरिंग विंटर, जो क्विल्ट है वो हेल्प करती है हमारी कि हमें विंटर में गर्म रखने में, वार्म रखने में। ऐसा क्यों, क्योंकि क्विल्ट हेल्प इन कीपिंग अस वार्म बिकॉज क्विल्ट इज गुड इंसुलेटर ऑफ हीट, वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है हीट का, तो हमारी ही बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेम ए लिक्विड इन विच ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्शन, ठीक है, तो एक ऐसा लिक्विड बताइए जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ हीट हो रहा हो, ठीक है, कंडक्शन के थ्रू, तो राइट आंसर है बेटा मरकरी, थर्मोमीटर में होता है बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, जानते हैं क्या है। हाउ कैन यू प्रूव दैट, आप ये कैसे प्रूव करेंगे, हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स, हॉट एंड कोल्ड रिलेटिव टर्म्स होते हैं, तो एक्टिविटी नंबर 1 दी हुई है ये आपकी बुक में, तो उसी को यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए देखते हैं, टेक 3 बाउल्स, आप 3 बाउल्स ले लें, 1 2 3, एक ठंडे पानी का, एक गर्म पानी का, और टेक वाटर, नॉर्मल वाटर का, एंड मार्क देम एज ए बी एंड सी, और उनको ए बी सी करके मार्क कर लें। पॉर हॉट वाटर इन बाउल, मार्क ए वाले में गर्म पानी भर लें, टैप वाटर इन बाउल, मार्क बी वाले में नॉर्मल टैप वाटर भर लें,
एंड आइस कोल्ड वाटर इन बाउल मार्क सी, और सी वाले में ठंडा बर्फ जैसा पानी आप भर लें। अब डिप योर राइट हैंड इन बाउल ए, अपना राइट हैंड क्या करें, बाउल क्या कर लें, हैंड इन बाउल ए वाले में डुबो लें। यू फील दैट द वाटर इज हॉट, आपको लगेगा गर्म है। डिप योर लेफ्ट हैंड इन बाउल सी, उसको सी में डुबो लें, आपको लगेगा यू विल फील दैट वाटर इज कोल्ड, आपको लगेगा वाटर कोल्ड है ना। चलिए आफ्टर ए मिनट, अब कुछ देर बाद एक हाथ आपका ठंडे पानी में, एक हाथ आपका गर्म पानी में। अब कुछ देर बाद रिमूव योर हैंड, अपने दोनों हाथों को निकाल लें फ्रॉम द बाउल्स, दोनों बाउल से, एंड डिप बोथ द हैंड इन द बाउल मार्क बी, और दोनों को बी वाले में नॉर्मल पानी में डुबो दें, कंटेनिंग टैप वाटर, टैप वाटर जिसमें है। अब क्या आप पाएंगे बेटा फील एंड नोट, आपने क्या फील किया वो नोट करें। देखिए व्हेन यू पुट योर हैंड इन बाउल कंटेनिंग टैप वाटर, जिसमें टैप वाटर था, जब आपने उसको पुट किया, योर लेफ्ट हैंड फील्स हॉट, तो उसको गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा, क्योंकि वो आइस वाले ठंडी जगह से वो क्या है, उसको नॉर्मल पानी में डाल दे तो उसको गर्म लगेगा। योर राइट हैंड फील्स कोल्ड, उसको क्या लगेगा, कोल्ड लगेगा। ठीक है, दो बोथ द हैंड्स आर इन द सेम, मतलब जो आइस में रखा हुआ पानी था, मतलब आइस में रखा हुआ आपका हाथ था, वो तो ठंडा हो चुका था, उसको नॉर्मल पानी में रखेंगे तो आपको हाथ को लगेगा गरम गरम थोड़ा सा। ठीक है, और जो गर्म पानी में आपका हाथ था उसको नॉर्मल पानी में रखेंगे तो उसको ठंडा लगेगा। लेकिन आपके हाथ का टेम्परेचर तो भाई दोनों तो आप ही के हाथ थे, ठीक है, आपके हाथ ही तो थे दोनों। ठीक है, तो कह रहा है कि वही पानी दोनों के दोनों एक ही पानी में रखे गए, तो एक हाथ को बी वाला टैप वाटर ठंडा लग रहा है और उस दूसरे हाथ को आपके वो गर्म लग रहा है। तो मतलब ये रिलेटिव चीजें होती हैं। क्या होती हैं, रिलेटिव, यानी किसके रेस्पेक्ट में कौन सी चीज कम गर्म है, ज्यादा ठंडी। चलो एंड सेम वाटर इंटरफेरेंस, तो क्या पाया आपने, द सेंसेशन ऑफ टच इज रिलेटिव, जो हम सेंस करके टच करके बताते हैं वो रिलेटिव होता है। व्हेन यू पुट योर लेफ्ट हैंड इन टैप वाटर, जब आपने टैप वाटर को अपना लेफ्ट हैंड टैप वाटर में पुट किया, वाटर फ्रॉम आइस कोल्ड से निकाल के, योर कोल्ड हैंड स्टार्ट्स गेनिंग हीट, आपका ठंडा वाला हाथ नॉर्मल वाटर से हीट लेने लगा फ्रॉम द टैप वाटर से, एंड यू स्टार्ट फीलिंग टैप वाटर टू बी वार्म, आपको लगा कि टैप वाटर तो गर्म है, टैप वाटर। सिमिलरली अब इसी प्रकार से उल्टा करके देख लेते हैं। व्हेन यू पुट योर राइट हैंड इन द टैप वाटर, जब आपने राइट हैंड टैप वाटर में रखा फ्रॉम वार्म वाटर, गर्म पानी से निकाल के, योर हैंड स्टार्ट लूजिंग हीट, आपके हाथ ने हीट लूज करना शुरू कर दिया टू टैप वाटर, किसको, टैप वाटर को, एंड यू स्टार्ट फीलिंग टैप वाटर टू बी कोल्ड, आपको लगा टैप वाटर तो ठंडा है। दस हॉट एंड कोल्ड वाटर आर रिलेटिव टर्म्स, वो क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की मदद से बताइए द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को समझाइए। जानते हैं, देखिए ड्यूरिंग द डे, दिन के समय में, द सन हीट्स द लैंड, तो सन गर्मी देता है, जमीन जो होती है, हमारा लैंड जो होता है वो गर्म हो जाता है। सिमिलरली और इसी प्रकार से ड्यूरिंग नाइट्स, नाइट्स में इसका उल्टा होता है, लैंड्स कूल डाउन, है ना, जमीन ठंडी हो जाती है, मच फास्टर, बहुत तेजी से, देन द वाटर, पानी के कंपैरिजन में। दिस डिफरेंस इन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है, रिजल्ट्स इन सेटिंग ऑफ कन्वेक्शन करंट इन एयर, इसी की वजह से कन्वेक्शन करंट क्या होता है, सेट हो जाता है, किसमें, एयर में। ठीक, तो ये है ना, ये हम दिन में बात देख रहे थे, देखो है ना। अब देखते हैं क्या इन द डे टाइम, है ना, ये कब देखा था हमने, ड्यूरिंग द डे टाइम। अब क्या हो रहा है, इन द डे टाइम द हॉट एयर अबव द लैंड, जमीन के ऊपर जो गर्म एयर है, राइजेस अप, गर्म एयर हल्की होती है, ठंडी है ना, हल्की होती है, ऊपर चली जाएगी। एंड द कूल एंड द हैवी एयर अबव द सी, समुद्र के ऊपर जो ठंडी एयर होती है वो नीचे जाएगी, यानी समुद्र वाली एयर सिंक करेगी, डूबेगी, और लैंड पे जो गर्म एयर है वो ऊपर उठेगी। तो एक इस तरह से फ्लो बन जाता है, फ्लो इनटू द फिल द वैक्यूम। तो इस तरह से ये क्या होंगी, जहां पे हल्की होके ऊपर उठ चुकी है, अब वहां पे भारी भारी वाली एयर आने की कोशिश करेगी। ठीक है, दिस प्रोड्यूसेस सी ब्रीज, और इसकी वजह से सी ब्रीज जनरेट हो जाता है। ड्यूरिंग द डे विच कूल्स द लैंड नियरली कोस्ट, है ना, कोस्टल यानी कोस्टल एरिया, समुद्र तटीय जो किनारे होते हैं, ठीक है, तो वो कूल हो जाते हैं। ड्यूरिंग नाइट, अब नाइट के समय की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा कर देना बेटा, द लैंड कूल्स डाउन, जमीन ठंडी हो जाती है, फास्टर, तेजी से, देन द वाटर, पानी के कंपैरिजन में। सो द वार्म एयर अबव द सी, तो सी के ऊपर जो वार्म एयर थी, राइजेस अप, ऊपर उठ जाती है। देखो अब रात के समय में क्या हो गया, ये एयर ऊपर उठ गई, क्यों, इसको गर्म महसूस हुआ, दोनों रिलेटिव है एक दूसरे के ना, है ना, एक दूसरे रिलेशन है दोनों का। द कूलर एंड डेंसर एयर अबव द लैंड फ्लोज टुवर्ड्स द सी एंड रिप्लेसेस, और जो जमीन के ऊपर ठंडी एयर होती है वो नीचे बैठती है, ये ऊपर जा रही है, तो क्या होता है, ये इधर से इधर जाएगी, ये इधर से घूम के इधर आएगी, तो इस तरह से एक साइकिल से फॉर्म हो जाती है।
रिप्लेसेस द हॉट एयर अबव द सी के ऊपर वाली हॉट एयर को रिप्लेस कर देती है। सच कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूसेस द लैंड ब्रीज, और इसकी वजह से लैंड ब्रीज जनरेट हो जाती है एट नाइट, रात के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क की प्रिंसिपल बताओ, स्ट्रक्चर बताओ और वर्किंग बताओ विद ए वेल लेवल डायग्राम, डायग्राम के साथ। तो डायग्राम तो हमने ये बना दिया, अब देखते हैं वर्किंग। प्रिंसिपल ऑफ द थर्मस फ्लास्क क्या होता है, ठीक है, ये फालतू में लग गया, ठीक है, तो ये अगले बार यहाँ पे स्पेस दे दीजिए, इसके साथ है। ए थर्मस फ्लास्क इज ए डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस होती है यूज टू कीप हॉट थिंग्स, जो कि गर्म चीजों को हॉट रखने में, यानी हॉट को बहुत समय तक हॉट रखने में। हॉट एंड कोल्ड, और यहाँ पे भी स्पेस है, कोल्ड थिंग्स कोल्ड फॉर लॉन्ग, यानी गर्म चीजों को, गर्म ठंडी चीजों को ठंडा रखने में इस्तेमाल होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मस फ्लास्क इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूज ऑफ द नॉलेज। तो थर्मस फ्लास्क का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इज बेस्ड ऑन, वो इस बात पे बेस्ड है ऑन द प्रैक्टिकल यूज, जो प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं किसका, द नॉलेज, किस बात की नॉलेज, ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, क्योंकि हमें डिफरेंट हीट मोड्स के ट्रांसफर के बारे में जानकारी है, तो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। दैट इज बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन से हीट ट्रांसफर बाहर ना चली जाए, हीट, है ना, गर्म पानी है तो अंदर की हीट बाहर ना चली जाए, तो उसको इंसुलेट करना है। तो हमें पता था कैसे कैसे जाती है तीनों मोड के बारे में, तो हमने वैसे ही बनाया इसको। क्या बनाया, स्ट्रक्चर ऑफ ए थर्मस फ्लास्क क्या होती है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। थर्मस फ्लास्क इज डबल वॉल्ड ग्लास फ्लास्क, ये डबल दीवार, दो दीवार वाला ग्लास का फ्लास्क होता है। इसमें क्या होता है, द इनर वॉल, जो अंदर वाली दीवारें होती हैं, जो कौन सी होती हैं, अंदर वाली दीवारें, यानी इन दीवारों की बात कर रहा है, ठीक है। ऑफ फ्लास्क आर सिल्वर्ड सो दैट, वो सिल्वर्ड होते हैं, चांदी का पेंट होता है, सो दैट द एक्सटीरियर ऑफ द फ्लास्क ऑन बोथ साइड इज रिफ्लेक्टेड लाइक ए मिरर, बाहर की चीजें वो लाइक ए मिरर की तरह उसको रिफ्लेक्ट कर दे। द एयर इन बिटवीन द टू वॉल, दोनों दीवारों के बीच में एयर भरी जाती है, ऑफ द फ्लास्क के, इज पुल्ड आउट एंड द ओपनिंग इज सील्ड, यानी अंदर जो एयर होती है उसको खींच के बाहर सक करके बाहर निकाल दिया जाता है, तो बीच में एयर भी ना रहे, ना रहेगी एयर और ना ही होगा हीट ट्रांसफर, ठीक है। आउट एंड द ओपनिंग इज सील, और बाहर की जो ओपनिंग होती है होल होता है, क्रिएट ए वैक्यूम, वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या हो रहा भाई, द ग्लास फ्लास्क इज फिक्स्ड इनसाइड ए प्रोटेक्टिव मेटल, ग्लास फ्लास्क को एक फिक्स कर दिया जाता है इनसाइड ए प्रोटेक्टिव मेटल, मेटल के अंदर पे, और थिक प्लास्टिक बॉडी, भारी भरकम प्लास्टिक बॉडी के अंदर, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग एट द बेस एंड कोर, और कैसे बेस में क्या कर देते हैं उसके, और कॉर्क पैड्स की मदद से या स्प्रिंग वगैरह लगा देते हैं, कॉर्क पैड लगा देते हैं ऑन साइड्स में। द माउथ ऑफ द फ्लास्क का जो माउथ होता है इज क्लोज विद ए टाइट फिटिंग कॉर्क, इसको टाइट फिटिंग कॉर्क से बंद कर दिया जाता है, प्लास्टिक स्टॉपर और प्लास्टिक स्टॉपर की मदद से, मेड फ्रॉम ए नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जो कि एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल यानी कि इंसुलेटर का बना हो। नेक्स्ट, एंड दिस कॉर्क इज प्लेस्ड अंडर ए कवर, और इस कॉर्क को एक अंडर कवर रखा जाता है जिसको लिड कहते हैं आप, है ना। वर्किंग ऑफ ए थर्मस, अब वर्किंग पे आते हैं। द शाइनी सिल्वर सरफेस, जो चमकदार सरफेस होती है ऑफ द फ्लास्क की प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट, ये रोकता है हीट ट्रांसफर को फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ आने में, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी करते हैं, यानी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आने जाने में। रिफ्लेक्टिंग बैक द रेडिएशन, जिससे कि रेडिएशन बैक साइड फिर से वही रिफ्लेक्ट होके चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द वैक्यूम बिटवीन द ग्लास वॉल्स ऑफ द फ्लास्क, वैक्यूम जो होता है ग्लास वॉल्स के बीच में, प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, कंडक्शन से, ये जो वैक्यूम आपने क्रिएट किया वो कंडक्शन वाली को रोक लेता है, जो सिल्वर वाला होता है रिफ्लेक्ट करता है वो रेडिएशन वाले को रोकता है, एंड कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन को भी रोकता है। एज बोथ द मोड्स रिक्वायर्ड ए मीडियम, क्योंकि दोनों मीडियम को दोनों मेथड्स को एक मीडियम चाहिए था, दोनों हमने मीडियम हटा दिया। कॉर्क और प्लास्टिक स्टॉपर ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क इज ए बैड कंडक्टर, और मुंह पे जो कॉर्क लगाया है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, दस इट डज नॉट अलाउ लूज ऑफ हीट, इसकी वजह से हीट लूज नहीं होती है। कैसे, बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, फुल स्टॉप। द स्पेस बिटवीन द ग्लास फ्लास्क एंड द आउटर बॉडी फर्दर रिड्यूसेस, स्पेस जो होता है बिटवीन ग्लास फ्लास्क के और आउटर बॉडी के बीच, ये क्या करता है, फर्दर रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन एनी वे, ये रिमूव करता है, चांसेस को कम कर देता है, किसी भी तरीके से हीट ट्रांसफर ना हो पाए। चलिए, तो इस तरह आपने देखा ये चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन, है ना, तो काफी लेंथी चैप्टर था ये, तो इस तरह से आपने चैप्टर देखा, सॉल्यूशन देखा,
क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है? अगर हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स आपका ही है, जल्दी से भर दीजिए और बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। क्या और भी चैप्टर के सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आते रहे? तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं